घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर दूसरी कहानियाँ भी ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी मिथिलेश की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये जंगल में घटी एक सच्ची घटना है। आज से कई साल पहले मेरे पापा जंगल में जाकर खेतीबाड़ी किया करते थे। उस समय मेरी उम्र कुछ 18 साल की थी और आज मेरी उम्र 42 साल की है। घटना कुछ ऐसी है कि जहाँ पर मेरे पापा खेतीबाड़ी करते थे, वहाँ पर चारों तरफ से जंगल ने उस खेती को घेरा हुआ था। वहाँ सिर्फ मेरे पापा अकेले नहीं थे, और भी लोग जाया करते थे। और कई बार मैं अपने पापा को खाना देने के लिए दोपहर के 12 बजे के आसपास अपने घर से निकलता था और पापा का खाना खाए तक मैं वहीं पर बैठा होता था। उसके बाद जब पापा खाना खा लेते तो मैं वो खाली डिब्बे दोबारा घर ले आता था। एक बार कुछ ऐसे ही हुआ कि जब मैं खेत में पहुंचा तो देखा कि पापा काम नहीं कर रहे थे, वो लेटे हुए थे। मुझे लगा शायद काम करके थक गए होंगे, इसीलिए वो लेटे हुए हैं। मैंने जाकर पापा से कहा, क्या बात है, आप लेटे हो, थक गए क्या? पापा कहने लगे कि नहीं, थका नहीं, बस मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब लग रही है। मैंने पापा से कहा कि ठीक है, फिर आप घर चलिए। पापा पहले तो मना किए, लेकिन ज़िद करने के बाद पापा मेरे साथ घर आ गए। और अच्छा ही हुआ कि मैंने उन्हें घर ले आया, क्योंकि पापा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। रात में खेत में पानी डालने के लिए जाना था। मैंने पापा से कहा कि पापा आप घर पे ही रुकिए, मैं चला जाऊंगा। लेकिन पापा ज़िद करने लगे, कहने लगे कि मुझे भी चलना है। फिर मम्मी ने उन्हें चिल्लाया तो पापा मान गए। मैंने कहा कि मैं जाकर अच्छे से पानी डाल दूंगा। मैं रात के कुछ 9 या 9:30 बजे के आसपास अपने घर से निकला। मेरे हाथ में छोटी सी टॉर्च थी, वही जलाकर मैं रास्ता देखते हुए अपनी खेत तक पहुंचा। वहां से मेरी खेत कुछ 2 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर थी। कई बार साइकिल से जाते थे तो कई बार पैदल। हमें उस समय उतना पैदल चलने की आदत थी ही। जब मैं अपने खेत पहुंचा तो मैंने देखा कि जो हमारे खेत के बाजू वाला खेत था, वहाँ पर किसान बैठा हुआ था पहले से। वो भी शायद पानी ही डालने आया होगा। उसके पानी डालने के बाद मैं पानी डालने लगा। वो मुझसे कहने लगा कि मैं रुकूं क्या? मैंने कहा कि नहीं, आप चले जाओ, मैं आ जाऊंगा। मैं जब पानी डाल ही रहा था तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा कि कोई दूर से आ रहा है। वो जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि हो ना हो ये मेरे पापा ही होंगे। मैं मन ही मन अपने आप से बात करने लगा कि इन्हें कितना भी समझा लो, इन्हें मम्मी ने भी समझाए, लेकिन पापा बात समझते ही नहीं है। इन्हें क्या ज़रूरत थी अभी आने की जब इनकी तबीयत खराब है? और मन में ही पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लगा। मैंने सोचा कि पापा तो दूर दिखाई दे रहे हैं, वो जब तक आएंगे तब तक मैं और भी ज़्यादा काम कर चुका रहूँगा। इसीलिए मैं दोबारा पानी डालने में बिजी हो गया। 10 मिनट अब बीत चुके थे, लेकिन मेरे पापा वहाँ से थोड़ा ही आगे बढ़े हुए थे। मैंने कहा मन में ही कि अब तक तो पापा को आ जाना चाहिए। पापा अभी भी उतनी दूर ही मुझे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने खेत से ही आवाज़ लगाई, पापा आप चले जाओ, आपकी तबीयत खराब है, आप क्यों यहाँ तक आए? लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद जब मैंने गौर से देखा तो यूँ महसूस हुआ जैसा कि पापा मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं। मैं आधा ही काम छोड़कर पापा के पास आगे बढ़ा। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि जैसा जैसा मैं पापा के पास आगे बढ़ रहा हूँ, वैसा वैसा पापा मुझसे दूर जा रहे हैं। समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। दरअसल उस घने जंगल में काफ़ी बड़े बड़े पेड़ भी थे। मुझे दूर से तो पापा जिस पेड़ के पास दिखाई दे रहे थे, मैं उस पेड़ तक पहुंच गया। लेकिन अब भी पापा फिर से मुझसे उतनी ही दूर थे जितना कि मैं पहले खेत से उस पेड़ की ओर देख रहा था। मैं दोबारा फिर से उतना चलकर आगे गया, लेकिन अब भी पापा मेरे से फिर से दोबारा उतनी ही दूर हो गए। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं वहीं खड़े होकर चिल्लाया, अरे आप ये क्या खेल खेल रहे हो? काम भी करना है, मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, आप घर चले जाओ। इतना कहकर मैं दोबारा खेत की तरफ मुड़ गया। जैसे ही मैं खेत में आकर पानी डालने लगा तो ठीक अपने पीछे
मुझे एहसास हुआ कि कोई खड़ा हुआ है। जैसे ही मैं पीछे मुड़ कर देखा तो पाया कि वहां पर एक काली परछाई थी जो कि मेरी ओर देख रही थी। मैं उसे देख रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उससे पहले ना ही तो कभी मैंने भूत प्रेत को देखा था और ना ही हमारे गांव में कभी मैंने किसी से सुना था कि गांव में भूत प्रेत है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, और इसी वजह से जो पानी मैं खेत में डाल रहा था वही पानी उठाकर मैंने उस परछाई पर फेंक दिया। लेकिन पानी उसके आर पार होकर पीछे जाकर गिरा। मैं ये देखकर एकदम से घबरा गया और मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। मैं वहाँ से खेत से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और वो परछाई भी ठीक मेरे ही साथ साथ मेरा पीछा कर रही थी। उसके बाद जैसे ही मैं खेत से बाहर निकला, वो परछाई खेत के बाहर नहीं आई, वो खेत के ही अंदर रुकी हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि ये बात जाकर पापा को बताना चाहिए, और खेत में अब भी पानी डालने का काम थोड़ा सा बाकी ही था। मैंने सोचा कि घर जाकर पापा को फिर से यहाँ लाना, उनकी तबीयत भी खराब है। इसीलिए मैं दोबारा खेत के अंदर घुसा। इस बार जैसे ही मैंने खेत में कदम रखा, उस परछाई ने जोर से मुझे मारा। उसके मारने का एहसास तो नहीं हुआ, लेकिन जब मैं उड़कर गिरा तब मेरी छाती, पेट पर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर मुझे ये समझ में आया कि उस परछाई ने मुझे बहुत ज़ोर से मारा है, जिस वजह से मुझे छाती पर और पेट पर दुख रहा है। मैं जहाँ गिरा भी था वहाँ पर भी मुझे छोटे छोटे पत्थर होने की वजह से पूरे बदन पर खराश आ चुके थे। अभी मैं उठकर खड़ा हुआ ही था कि मैंने फिर से देखा वो परछाई अब भी खेत के अंदर ही है। इस बार मेरी खेत के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो मैं वहाँ से खुद को संभालते हुए घर तक आया। घर आने के बाद जब मम्मी ने मुझे ऐसा देखा तो मम्मी परेशान हो गई। क्या हुआ, तू गिर गया था क्या? मैंने सिर्फ हाँ में ही मुंडी हिलाया, क्योंकि अगर मैं और कुछ बोलता तो शायद मम्मी और पापा दोनों डर जाते। उस समय मेरा बोलना ठीक नहीं था, मैं इसीलिए चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। अगली सुबह जब हुई और पापा की तबीयत थोड़ी ठीक लगने लगी तो पापा खेत में गए, और रोज़ की ही तरह मैं भी पापा के पीछे पापा को खाना देने के लिए खेत में पहुंचा। मैं वहां जाकर जब बैठा और पापा से पिछली रात में जो मेरे साथ घटना घटी थी उसके बारे में बताने लगा, तो पापा कहने लगे, इसीलिए मैं तुझे अकेले नहीं जाने दे रहा था। मैं एकदम आश्चर्य से पापा की ओर देखा। कहने लगा, यानी आप जानते हैं कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत है? वो कहने लगे कि हाँ, यहाँ पर किसी आत्मा का वास है जो यहीं पर रहती है, और वो रात के समय ऐसे ही लोगों को परेशान करती है। अभी तक उसने किसी को जान से नहीं मारी, वो क्या चाहती है ये तो हम भी नहीं जानते। फिर मुझे क्लिक हुआ कि पिछली रात में हमारी खेत के जो बाजू वाली खेत थी उसमें जो किसान पानी डाल रहा था, उसने इसीलिए शायद कहा था कि मैं रुकूं क्या तेरे लिए, लेकिन मैंने तो उसे मना कर दिया था। फिर मैंने पापा को कहा कि पापा, मैंने उसे मना किया लेकिन फिर भी उसे रुकना चाहिए था ना। पापा कहने लगे कि अरे उसे भी कुछ काम आ गया होगा, या उसे लगा होगा कि तुझे डर नहीं लगता है। फिर पापा ने एक और छोटी घटना बताई, और वो घटना ये थी कि कुछ समय पहले पापा की खेत जो थी और जो दूसरी खेत थी उसी के बीच में उन लोगों को एक लाश पड़ी हुई दिखी थी। पापा और वो जो बाजू की खेत का किसान था वो दोनों उस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर गए, इसीलिए दोनों ने उस लाश को उठाया और खेत के बाहर जाकर रख दिया। पापा कहने लगे कि अगर हम ये बात किसी और को बताते तो लोग हम पर ही शक करते कि हम ही ने शायद उसी को मारा होगा। इस वजह से हमने वहाँ पर उस लाश को रखकर वहाँ से निकल गए कि जो भी कोई उसे पहचानता होगा वो आकर उठाकर ले जाएगा। लेकिन जब हम अगले दिन वापस वहाँ पर पहुँचे खेत में, तो वहाँ पर वो लाश नहीं रखी हुई थी। हम समझ गए कि किसी न किसी ने तो इसे उठाकर लेकर ही गया होगा। हम क्या जानते थे कि उसकी ही आत्मा होगी जो हमें बाद में परेशान करेगी, और वो उसी की आत्मा है जो हमें आज तक परेशान कर रही है। मैंने पापा से कहा कि पापा, इसका कोई समाधान नहीं है? पापा कहने लगे कि हमने बहुत सारे लोगों से बात की, कोई ज्ञानी बाबा से तो किसी आदमी को बुला के दिखवाया, लेकिन कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए हम जब भी रात के समय खेत में पानी डालने के लिए जाते हैं तो हम 2 लोग मिलकर जाते हैं, और जब हम वहाँ से लौटते भी हैं तब भी हम दोनों साथ होते हैं। फिर पापा ने मुझसे कहा कि अगली बार से तू रात के समय अकेले खेत में कभी मत आना पानी डालने के लिए,
और फिर वैसा ही हुआ। फिर पापा की तबीयत भी ठीक हो गई थी, तो मुझे कभी जाना ही नहीं पड़ा। उसके बाद उस आत्मा का क्या हुआ हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोग 1.5 साल तक के वहीं पर रहे। फिर पापा ने वो खेत भी बेच दी और हम लोग वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों, ये थी मिथिलेश जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी पुनीत की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम पुनीत है। आज जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये कई साल पुरानी घटना है। उस समय मेरे गांव में मेरी कजिन बहन की शादी थी। शादी की तैयारी में हर कोई बिजी था। हम लोग भी अपने घर से गांव के लिए निकल पड़े थे और हम लोग थोड़े ही समय में अपने गांव पहुंच चुके थे। हमारा गांव हमारे शहर से, यानी जहां हम रहते थे, वहां से कुछ 300-400 किलोमीटर की ही दूरी पर था। लेकिन हमारा गांव बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ गांव था। जब हम गांव पहुंचे तो हम शादी की तैयारियों में लग चुके थे। फिर हमें यूं पता चला कि गांव में जो स्कूल है, एक पुराना सा बंद पड़ा हुआ, उसका जो ग्राउंड है वहां पर फंक्शन रखा गया है। उस स्कूल के पीछे एक पुरानी सी टूटी फूटी हवेली हुआ करती थी, जिसके बारे में लोग ये कहते थे कि वहां पर भूत प्रेत के साए हैं। कई बार लोगों को रात में वहां से गुजरने पर कुछ आवाज़ें भी सुनाई देती थी। और तो और वहाँ के लोगों का ये भी कहना था कि जो स्कूल थी और उसमें जो बच्चे पढ़ाई करते थे, उनकी स्कूल पहले शाम के 6 बजे तक हुआ करती थी। लेकिन किसी वजह से, शायद वही भूत प्रेत की वजह से, स्कूल का टाइम भी कम कर दिया गया। फिर स्कूल 4:30 बजे की ही थी। मैं नहीं जानता था ये सब बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन हाँ, वहाँ के लोगों से सुन रखा था। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे और मुझे यूँ पता चला कि उस स्कूल के ग्राउंड में ही फंक्शन को रखा गया है, तो मैं ये सोचने लगा कि अगर वहाँ पर सच में भूत है तो, और मैं मन ही मन हंसने भी लगा। जबकि जो मेरे गांव के दोस्त थे वो इस बात पर पूरा यकीन रखते थे कि उस स्कूल के पीछे जो हवेली है वहाँ पर भूत है। रात में लोगों का मानना ये था कि जो आवाज़ें आती थी वो आवाज़ें ऐसी होती थी जैसे कि हवेली में कोई लड़ाई कर रहा हो। कई बार ऐसा लगता था कि कोई पार्टी हो जिसमें लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर हंस रहे हैं। एक आदमी का ये भी कहना था कि जब रात के समय वो किसी काम से मजबूरी में वहां से गुजर रहा था, तब उसने उस हवेली में कुछ लोगों को देखा जो हवेली के ही अंदर उसे दिखाई दे रहे थे। यानी कभी वो लोग उसे हवेली की पहली खिड़की पर दिखते तो कहीं दूसरी खिड़की पर दिखाई देते थे। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। हम सभी वो फंक्शन की बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे थे। पापा ने मुझसे कहा कि एक काम कर, तू वहाँ स्कूल के ग्राउंड में चला जा, जाकर देख सब बंदोबस्त ठीक तरीके से हुआ है या नहीं। मैंने भी पापा की बाइक उठाई, जो कि बहुत पहले से वहीं पर रखी हुई थी, और वो बाइक पर निकल पड़ा। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि कुछ लोग थे जो स्कूल के ग्राउंड में सब तैयारी कर रहे थे। मैं ऐसे स्कूल का मुआयना करने के लिए स्कूल के एकदम नज़दीक चला गया, यानी जो उसका मेन गेट था वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद मैंने देखा स्कूल तो बंद थी। वो जो शटर लगे हुए थे, मैं वहीं पर खड़े होकर चिल्लाने लगा और अंदर की ओर आवाज़ देने लगा। स्कूल खाली होने की वजह से मेरी ही आवाज़ गूंज कर मुझे दोबारा सुनाई दे रही थी। मुझे वो थोड़ा अजीब भी लग रहा था, लेकिन मैं वहाँ से हट गया। मन ही मन सोचा कि स्कूल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है भूत प्रेत, फिर मुझे क्यों डरना। मेरे मन में ये बात आई कि एक बार पीछे हवेली में जाकर देखता हूँ। मैं बाइक को वहीं पर रख कर वहाँ से पैदल हवेली की ओर गया। जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि हवेली के गेट्स तो बंद थे। शाम के कुछ 4 बज रहे होंगे और हवेली के अंदर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि लोग पता नहीं ज़बरदस्ती की अफवाहें फैला कर रखे हैं। जो टूटी फूटी उस हवेली की दीवारें थी, यानी बाउंड्री वॉल, उसे कूद कर मैं हवेली के अंदर चला गया। वहाँ जाने के बाद मैंने जो देखा वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। जब उस हवेली की टूटी हुई खिड़की से मैं हवेली के अंदर घुसा तो मैंने देखा कि अंदर बिल्कुल सन्नाटा और अंधेरा पसरा पड़ा था। वहाँ पर ऐसा लग रहा था जाने के बाद कि बाहर की दुनिया से मेरा संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही थी और सामने एक विशाल सी कुर्सी रखी हुई थी। ऐसा लगता था कि आज भी शायद उस राजा की आत्मा या जो भी उस घर का ओनर होगा वो वहाँ पर आकर बैठा होगा। मैं उस कुर्सी के नज़दीक जाता ही कि अचानक मेरे पैर पर ऐसा लगा कि किसी चूटी ने काटा। जब मैं नीचे देखा तो
मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अक्सर ऐसा होता है कि आदमी को मच्छर या चोटी काटता है तो आदमी वहां पर हाथ लगा कर देखता है। मैं भी वहां खुजाने के लिए हाथ लगाया तो मैंने देखा कि मेरे हाथ में कुछ चीज आई। मैं जब उसे अपनी स्किन से हटाकर या निकाल कर देखा, क्योंकि वो अब मेरी स्किन में गड़ चुका था, तो मैंने देखा कि वो इंसान का एक नोकीला सा दांत था। मैं ये देखकर काफी ज्यादा डर गया और जैसे ही पीछे पलटा वहां से जंप मारकर या उस खिड़की से बाहर निकलने के लिए, तो मैं देखता हूँ कि वो खिड़की है ही नहीं जहां से अभी अभी मैं अंदर घुसा था। मैं अंदर डर के मारे रोने चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन वहां मेरी आवाज ही कौन सुनता। और फिर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर या मेरे गले के पास 2 ठंडे हाथ रखे हैं, जो कि काफी बड़े थे और बहुत ज्यादा वजनी थे, जिसके डर की वजह से मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। मुझे जब होश आया तब मैं उस हवेली के मेन गेट के बाहर पड़ा हुआ था और मेरे चेहरे पर जो वहां आसपास के गांव के लोग थे वो पानी डाल रहे थे कि मैं होश में आ जाऊं। उन लोगों ने मुझे होश में लाने के बाद कहा कि तुम यहाँ बेहोश कैसे पड़े हो। मैं जानता था कि अगर मैंने सच्चाई बता दी तो ये लोग मुझे और भी ज़्यादा डांट लगाएंगे या क्या पता मेरे पापा से मेरी कंप्लेंट भी कर दें। मैंने इसीलिए उन्हें कुछ नहीं बोला। मैंने कहा पता नहीं, मैं यहाँ से चल रहा था और मुझे चक्कर आ गई होगी, इसलिए मैं यहाँ बेहोश होकर गिर गया। मैं वहाँ से उठकर जब पीछे हॉल में गया या फिर उस स्कूल के ग्राउंड में गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर मेहमान अब आ चुके थे और टाइम 8:30 हो रहा था। मेरे पापा ने देखते साथ मुझे चिल्लाया, कहाँ रह गया था तू? तुझे कब से भेजा था, तू अभी तक रेडी भी नहीं हुआ। मैंने पापा को बात घुमाते हुए कहा कि हाँ, मुझे एक दोस्त मिल गया था, उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम था तो मैं वहाँ चला गया। फिर पापा ने कहा कि जा जल्दी जा घर पर, रेडी हो के आ। मैं घर पर भी गया, रेडी होकर दोबारा वहाँ पर आया उस स्कूल के ग्राउंड में, लेकिन तब भी मेरा मन लग ही नहीं रहा था। मुझे अब भी बहुत ज़्यादा डर सा महसूस हो रहा था। धीरे धीरे फिर टाइम बीतता गया और मेहमान खाना खाकर वहाँ से लौटने लगे। कुछ 11:30 बजे के आसपास जब हम ही लोग वहाँ पर बचे हुए थे और निकलने वाले थे, तब मेरे मन में आया कि एक बार फिर से मुझे पीछे जाकर उस हवेली के पास देखना चाहिए। मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ था। मैंने उससे कहा कि चल ना हम पीछे से होकर अपने घर के लिए निकलते हैं। वो कहने लगा कि अरे तू पागल है क्या, वो रास्ता वैसे ही ठीक नहीं है, हम वहाँ से जाएंगे, कभी किसी ने देख लिया तो बहुत दिक्कत होगी। मैंने कहा वहाँ कौन होगा इतनी रात में। वो ऐसा लग रहा था कि मुझसे कुछ छुपाना चाह रहा है। मैंने कहा कि अरे तू भूत से डर रहा है ना, चल कुछ भी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि मुझे जानना था। मैंने उसे लिया और बाइक पर बिठाया। फिर हम लोग उसी रास्ते की ओर निकल पड़े, यानी उस हवेली वाले रास्ते से होकर घर जाने का प्लान तय किया था। जैसे ही उस हवेली के सामने पहुंचे तब मैंने 1 मिनट के लिए बाइक रुका दी। मेरा दोस्त जो कि मेरे पीछे बैठा हुआ था काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, बार बार ये कह रहा था, पुनीत तू बाइक चला, तू रुकाया क्यों है। मैंने उससे कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ पर आत्मा है, चुड़ैल है, अगर है तो हमें भी दिखना चाहिए, हम देखकर यहाँ से निकल जाएंगे। असल में बात ये थी कि मुझे ये जानना था कि जो शाम में मेरे साथ हुआ है क्या वो सच था या जो भी मैंने देखा या महसूस किया वो सिर्फ मेरा वहम था। तभी ही थोड़ी देर के बाद उस हवेली से सचमुच आवाज़ें आने लगी और वो आवाज़ें ऐसी ही थी जैसे कि मानो बहुत सारे लोग मिलकर आपस में बात कर रहे हो। यही नहीं, उस हवेली के पहले माले पर मैंने देखा कि कुछ लोग भी अंदर उस हवेली के घूमते हुए बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। लेकिन उनमें से एक औरत जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट जैसी लग रही थी, बस खिड़की के ऊपर अपना सर लगाकर खड़ी हुई थी। उसने हमें देखा, हमने भी उसे देखा। मैं वहीं पर खड़े होकर हाथ उठाकर उसे दिखाने लगा। मेरे दोस्त ने मुझे दोबारा चिल्लाया, तू क्या कर रहा है, तू हमें सबको मरवाएगा। मैंने कहा अरे कुछ नहीं होता यार, तू टेंशन मत ले। अब मैं उससे इतनी बात करके जब दोबारा उस हवेली की खिड़की पर देखा तो वो औरत वहां नहीं बल्कि हवेली के मेन गेट पर खड़ी थी। मैं उसे वहां पर देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया। वो औरत वैसे ही पोजीशन में खड़ी थी जैसा कि खिड़की पर अपना सर को लगाकर खड़ी थी। वो गेट पर भी अपने सर को लगाकर खड़ी थी। फिर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, पुनीत यहाँ से जल्दी चल, वरना तू नहीं जानता है कि क्या अनर्थ हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि हाँ हाँ चल चलते हैं, क्योंकि डरा हुआ तो मैं भी बहुत था।
मैंने जैसे ही बाइक चालू करने की कोशिश की तो बाइक चालू नहीं हो रही थी, लेकिन थोड़ी ही समय के बाद बाइक चालू हो गई और वो औरत भी पता नहीं वहाँ से कहीं गायब हो गई। लेकिन जब मैं अपने घर पर पहुँचा, मेरा दोस्त जब मेरे पीछे बाइक से उतरा तब उसकी हरकत कुछ अजीब सी लग रही थी। यानी वो खड़ा होकर मुझे वैसे ही देख रहा था जैसा कि वो औरत उस गेट के पास से देख रही थी। मैं उसे देखता और मन ही मन सोचने लगा कि इसे क्या हो गया, अब तक तो ये बिल्कुल ठीक था, ये ऐसा अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहा है मेरे साथ। उसने फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहने लगा कि चलो, हमें यहाँ नहीं रहना, हमारा घर तो बहुत पीछे है। मैं कहने लगा, अरे तू पागल हो गया, क्या बात कर रहा है। मैं उसे चिल्ला रहा था। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे घर वाले भी बाहर आ गए और जब उन लोगों ने भी देखा उसका ऐसा अजीब सा बर्ताव मेरे लिए, तो वो भी दंग रह गए। उसके बाद में मैंने तुरंत ही सारी सच्चाई घर वालों को बता दिया। घर वालों ने मुझे बहुत डांटा क्योंकि यहाँ पर मेरे दोस्त की ज़िंदगी का सवाल था, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं छुपाना चाहता था। फिर जो उसके घर वाले थे वो लोग भी सब आए और तभी के तभी तुरंत ही जो मेरे दोस्त की दादी माँ थी वो उस समय ज़िंदा थी। उसने मेरे दोस्त को अपने कमरे में बुलाया और कमरे में जाकर भगवान के सामने उसे लिटा दिया। फिर वो कुछ झाड़ फूँक करने जैसा लगी, कुछ क्रिया करने लगी, जिसके बाद उन्होंने वहीं पर आग जलाई और पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया। फिर वो कहने लगी कि अगर और थोड़ा समय हो जाता तो वो आत्मा पूरी तरह से मेरे बच्चे को अपने वश में कर लेती और फिर हम कभी भी अपने बच्चे को उससे नहीं छुड़ा पाते। इसके बाद वो कहने लगी मुझे कि आज के बाद मेरे बच्चे से दोस्ती मत रखना, और अगर दोस्ती रखना है तो इसे उस हवेली के पास मत ले जाना। मुझे अपने ही आप में बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, और उसके बाद मैं अपने घर पर आकर सो गया। जिस दिन हम लोग वहाँ से निकलने वाले थे, पता नहीं मुझे क्या सूझी कि मैं उठकर अपने वही दोस्त के पास गया। मैं जाकर उससे पहले तो बहुत माफ़ी मांगा और फिर मैंने उससे कहा कि क्या बात थी। तब उसने मुझे बताया कि तू जानता है क्या हुआ था। मैंने कहा नहीं। वो कहने लगा कि जैसे ही तूने वहाँ से बाइक आगे बढ़ाया वो औरत वहाँ से तो गायब हो गई थी, लेकिन फिर मुझे महसूस होने लगा कि मेरी पीठ पर आकर वो बैठ गई है। मैं वज़न महसूस कर पा रहा था लेकिन उसे देख नहीं पा रहा था। मैं उसे हटाने की भी बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन जब भी हाथ अपने ऊपर से चलाता तो हाथ हवा में से घूम कर आता। मैं परेशान था और देखते ही देखते वो वज़न बढ़ता चला गया। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि वो वज़न धीरे धीरे कम होने लगा, तो मुझे यूँ लगा कि हो सकता है वो आत्मा मेरे ऊपर से हट रही हो, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो धीरे धीरे मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। उसने मुझे ये भी बताया कि जब वो मेरे शरीर में प्रवेश कर रही थी तब मेरी आंखों के सामने एकदम ब्लैकआउट हो चुका था। मैं काँप रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी कि मैं तुझे कुछ कहता या कुछ बोल पाता। बस ऐसा हो गया था जैसा कि एक अधमरा आदमी हो जाता है। और जब यहाँ पर लाकर तूने बाइक रोकी, मैं चाहकर भी अपनी आवाज़ में कुछ तुझसे कह नहीं पा रहा था। जो भी मैं कह रहा था वो वही आत्मा मुझसे बुलवा रही थी। उसके बाद फिर मैं उससे माफ़ी मांगा और वहाँ से अपने घर लौट आया। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी अविनाश की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप सभी लोग छुट्टियों के टाइम पर अपने अपने गांव जाते होंगे। वैसे ही हम लोग भी अपने गांव जाया आया करते थे। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, यानी 18 ईयर्स के ऊपर की मेरी एज हो चुकी थी, तब मैं 4 व्हीलर चलाना सीख चुका था। हम जब गांव पहुंचे तो हम अपनी गाड़ी लेकर ही गए थे। मैंने पापा से कहा कि पापा, मैं गाड़ी लेकर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊं। पापा ने हाँ कह दिया। मैंने अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया कि हम कहीं दूर चलते हैं। हमारे घर से, यानी जहां हमारा गांव में घर था, वहां से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर एक बिल्कुल सुनसान जगह हुआ करती थी। वो जगह कुछ जंगल से घिरी हुई थी और माउंटेनियस जगह थी। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो हम लोगों को बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। वहाँ पर एक छोटा सा तालाब भी था। हम उस तालाब में जाकर बहुत मज़ा किए। जब वहाँ से शाम को निकलने लगे तभी मेरे दोस्त ने कहा कि हम लोग इतना दूर आए हैं, कुछ समय यहाँ पर और रुक कर चलते हैं। इतना मज़ा आ रहा है तो रुकने में क्या दिक्कत है। मैंने भी उससे कहा कि ठीक है, अगर रुकना है तो रुकते हैं।
हम लोगों ने जल्दी जल्दी वहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू की और बॉनफायर का प्लान बनाया। हम लोग वहाँ पर बैठकर हंसी मजाक कर ही रहे थे कि मेरा एक दोस्त कहने लगा कि बस अभी सूरज डूबने वाला है तो हम लोग जल्दी जल्दी से आग लगा लेते हैं। हम लोगों ने आग लगाई और उसके चारों ओर हम सभी दोस्त बैठ गए। जब हम बैठे हुए थे तब मेरा जो दोस्त मेरे सामने बैठा हुआ था उसके पीछे एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर मैं किसी को बैठे हुए देखा। मैंने उससे कहा कि यार जो तेरे पीछे पेड़ है उस पेड़ पर कोई बैठा हुआ है। उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ उसे डराने के लिए। सभी दोस्तों ने देखा और उन लोगों ने कहा कि हाँ कोई तो है, लेकिन जिस दोस्त से मैं ये सब बात कर रहा था वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे अब भी यही लग रहा था मानो कि हम मजाक कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि पेड़ पर वो जो कुछ भी था अब वो धीरे धीरे नीचे आने लगा। और अचंभे की बात ये थी कि जब दिन था यानी कि सूरज आसमान पर था, रोशनी में वहां पर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जो रात के समय या सूरज डूबने के बाद हमें दिखाई दे रहा था। मैंने मेरे दोस्त से कहा भी कि यार मुझे डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई वहां से उतर रहा है और वो हमें ही देख रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तब उसने जोर से चीख लगाई। वो कहने लगा कि अरे कोई ये इंसान थोड़ी है, चलो हम यहाँ से भागते हैं। लेकिन वो क्या था वो हमें समझ नहीं आया। हम जल्दी जल्दी वहाँ से जब भागने लगे तब उसने उसी पेड़ पर से जोर से छलांग लगाई और जो मेरा दोस्त एकदम पीछे था उसके ऊपर वो गिर पड़ा। हम सब जाकर उसे बचाने लगे तो हमने देखा कि जो उस पर गिरा हुआ था वो किसी इंसान की लाश थी और वो आदमी का जिस्म पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसमें से कीड़े चलकर बाहर निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी लाश को बहुत समय से उस पेड़ पर टंगा दिया है। अगर वो लाश थी तो वो उस पेड़ पर से उतरकर मेरे दोस्त पर छलांग कैसे लगा सकती थी। हम सबके तो पसीने छूट गए थे और एक दोस्त तो ये देखने के बाद तुरंत वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। उसका शरीर इतनी बुरी तरह से बास मार रहा था जिसकी हद नहीं, और उसके शरीर में कई कई जगह तो अंदर की हड्डियां तक साफ दिखाई दे रही थी। हमने उसे अपने दोस्त के ऊपर से हटाया और अपने दोस्त को वहां से निकलवाया। लेकिन जैसे ही हमारा दोस्त खड़ा हुआ तब मानो ऐसा लग रहा था कि अब वो हमारा दोस्त है ही नहीं, बल्कि वो कोई आउटसाइडर है, यानी कि कोई अननोन पर्सन है जिससे हम बात कर रहे हैं। वो अजीब सी गुर्राती हुई आवाज़ में बात करने लगा। कहने लगा कि तुम लोग कौन है, तुम लोग जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगा। हम उसे समझाने लगे, अरे तू क्या बात कर रहा है, हमारा घर दूसरी जगह, चल हमें घर जाना है। लेकिन वो उसी बात पर अड़ा रहा, बस एक ही बात कह रहा था, मैं तो कई समय से यहीं रहता आया हूँ और मुझे यहीं रहना है, अब तुम लोग जा सकते हो। हम जब उसे ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे तो उसने हम सभी को इतना ज़ोर से धक्का मारा कि हम कई दूर जाकर गिरे। और फिर हम देख ही रहे थे, उसने उस लाश को अच्छे से उठाया जैसा एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है, और उस लाश को लेकर उसी पेड़ के ऊपर चढ़कर जाकर बैठ गया। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि इसे क्या हो गया है। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि हम एक काम करते हैं, घर चलते हैं, वहाँ जाकर अपने मम्मी पापा को लेकर आते हैं। वो कहने लगा कि यहाँ से घर बहुत दूर है, हमें जाकर आने में कभी अगर ये कहीं गायब हो गया और फिर ना मिला तो। मुझे उसकी भी बात ठीक लगी। हम उसी पेड़ के नीचे इंतज़ार कर रहे थे। हम कुछ वहाँ पर 5 दोस्त थे। एक दोस्त के साथ तो ऐसा हो गया था। मैंने मेरे दोस्तों से कहा कि तुम 2 लोग यहाँ रुको, हम 2 जाते हैं, इसके घर वालों को भी बुला लाते हैं और साथ में और भी लोगों को इकट्ठा करके ले आएंगे। वो दोनों मान गए। शुरू में तो डर रहे थे, लेकिन उन्हें बहुत समझाने के बाद उन्हें मानना ही पड़ा। हम वहाँ से जल्दी जल्दी कार लेकर निकले और अपने घर पर आए। घर आने के बाद मैंने मम्मी पापा को सारी बात बताई। पहले तो पापा ने खूब डांट लगाई, लेकिन उसके बाद मेरे साथ आने के लिए मान गए। और जिस लड़के की आंख में वो आत्मा आई हुई थी उसके घर वालों को भी जब हमने बात बताई तो वो लोग भी तुरंत गाड़ी में आकर बैठ गए। मैंने जल्दी जल्दी गाड़ी चालू की और उसी जगह पर उन लोगों को लेकर गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरे जो 2 दोस्त थे वो उसी पेड़ के नीचे बेहोश पड़े हुए थे, और ऊपर जो मेरा तीसरा दोस्त था वो उस लाश को लेकर ही बैठा हुआ था। जब उसके घर वालों ने ये चीज़ देखी तो उसकी जो मम्मी थी वो तो चीख चीख कर रोने लगी।
मैंने कहा कि अभी कैसे भी इसे नीचे उतार के यहाँ से ले जाना चाहिए। बहुत कोशिश करने के बाद उसे बहुत दिक्कतों से नीचे उतारा गया और गाड़ी में उसके हाथ पैर को बांध कर अच्छे से यानी पकड़ कर हम उसे वहाँ से सीधा अपने घर ले आए। तभी ही उसके फैमिली मेम्बर्स में से एक ने कहा कि इसे अभी के अभी किसी बाबा को दिखाना होगा। पास ही में हमारे गांव में एक आदमी रहता था जो झाड़ फूँक का काम करता था। उसे जाकर जब हम लोगों ने बुलाया, उसने देखा, वो देखकर दंग रह गया। कहने लगा कि आत्मा तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और इसने आपके बेटे के शरीर में अपना वास कर लिया है, अब इसे निकालना होगा। फिर उसने जब हम लोगों की सारी बात सुना तो कहने लगा कि वो लाश कहाँ है। हम लोगों ने कहा कि बस वहीं जंगल में ही हम लोगों ने छोड़ दिया था। वो कहने लगा कि चलो हम वहीं पर चलते हैं। जब हम वहीं पर गए तो हमारे नसीब अच्छे ये थे कि हमें वो लाश उसी पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिख गई। वो जो आदमी था उसने मेरे दोस्त को उसी लाश के बराबर बगल में लिटा दिया और फिर वो कुछ झाड़ फूँक करने लगा, जिसके बाद मेरा दोस्त थोड़ी देर के बाद उठकर खड़ा हुआ और बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन वो लाश अब भी वैसी की वैसी पड़ी हुई थी। वो आदमी ने झाड़ फूँक करने से पहले सभी लोगों को एक गोल दायरा बनाकर बिठाया था और कहने लगा कि कुछ भी हो जाए इस दायरे से बाहर मत निकलना। हम लोग सब उसी में बैठे हुए थे। जब हमारा दोस्त उठकर खड़ा हुआ तो उसकी माँ जो है वो अपने बच्चे को देखकर तुरंत उठकर उसमें से बाहर निकलने लगी। लेकिन वो आदमी ने घूर कर उन्हें देखा तो वो अंदर ही रुक गई, यानी वो वहीं पर बैठी थी। फिर उस आदमी ने मेरे दोस्त के पास जाकर उसका हाथ देखा और हाथ पर उसके कुछ बांधा और कुछ पढ़ने लगा, जिसके बाद में भी मेरा दोस्त बिल्कुल नॉर्मल था। तब उसने कहा कि अब वो आत्मा इसके शरीर को छोड़ चुकी है और जो धागा या पता नहीं जो भी उसने बांधा था, कहने लगा कि इसे 11 दिन तक अपने हाथ से मत निकालना। और उसने कुछ नारियल वगैरह भी दिए थे। वो कहने लगा कि रोज़ाना इस नारियल को फोड़ना है और नदी के किनारे जाकर इसे बहा देना है। उसके घर वालों ने वैसे ही किया। पूरे 11 दिन बीत गए और सब कुछ ठीक हो गया। 11 दिन के बाद सब चीज़ तो एकदम नॉर्मल थी। अचानक से मेरे दोस्त की तबीयत खराब रहने लगी। ये वही दोस्त था जिसे मैं छोड़कर सबको लेने के लिए गया हुआ था। हमें लगा कि शायद उसकी आत्मा अब इसके आंग में आ गई है। हम लोग ने जाकर जब उस आदमी को दिखाया तो वो आदमी कहने लगा कि क्या तुम्हारा दोस्त नीचे आया था? तभी वो दोनों कहने लगे कि हाँ, जब मेरा दोस्त यानी अविनाश यानी मैं खुद जब वहाँ से चला गया था तब हमारा जो दोस्त ऊपर लाश को लेकर बैठा हुआ था वो नीचे आया था। कहने लगे क्या करने लगा था वो? तभी उन दोनों ने बताया कि वो हमारे पास आया, हमें ज़ोर से उसने धक्का मारा, हम दोनों गिरे और फिर पता नहीं कैसे हम बेहोश हो गए। वो कहने लगा कि शायद इसी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि तुम लोगों की बंदिश मैंने पहले से ही बांध कर रखा है, तो वो आत्मा तुम्हारे शरीर में अंदर नहीं घुस सकती। जब हम लोगों ने बात सुना तब मानो कहीं जान में जान आई। फिर उस बाबा ने उन लोगों को भी वैसा ही कुछ दिया था, नारियल, जो 11 दिन तक उन्हें नदी किनारे जाकर फोड़ना था और उसे बहा देना था। उसके बाद से फिर कभी कुछ वैसा नहीं हुआ। हमारे घर वालों ने भी हमें बहुत डांट लगाई कि दोबारा कभी भी उस जगह पर या उस जंगल के आसपास नहीं जाना। और दोस्तों, उस दिन के बाद से लेकर आज तक मैं कभी कोई ऐसी सुनसान जगहों पर नहीं गया। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली घटना हमें पपिया जी ने भेजी है। चलिए इनकी कहानियाँ शुरू करते हैं। ये घटना मेरे बचपन की थी, जब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में पढ़ाई करती थी। मेरे पापा रेलवे में थे, तो हम लोग रेलवे क्वार्टर्स में रहा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि रात को मैं सोई हुई थी अपने कमरे में। रूम की लाइट्स बंद थी और रूम पूरा अंधेरे में था। तो बीच रात को अचानक से मेरी नींद टूटी। मैंने देखी कि दरवाजे के पास एक औरत बैठी हुई है और वो हाथ के पंखे से हवा खा रही है और वो औरत दिखने में बिल्कुल मेरी माँ जैसी लग रही थी। मैंने अपनी माँ समझकर आवाज़ लगाई कि माँ, आप इस अंधेरे में क्यों बैठी हुई हो? वो औरत कुछ भी नहीं बोली। मैंने फिर से पुकारा, लेकिन वो औरत बिल्कुल चुप थी और हवा खा रही थी और मेरी तरफ ही देखे जा रही थी। अंधेरे में पूरा तो उनका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस एक परछाई जैसी दिखाई दे रही थी। और उस अंधेरे में जो उनकी आंखें खुली हुई थी
वो नज़र आ रही थी। कई बार बुलाने पर जब माँ ने आवाज़ नहीं दी तब मैं ज़ोर से माँ को आवाज़ लगाई और मेरी माँ ने मेरी आवाज़ सुनते ही दौड़कर मेरे पास चले आई। मम्मी ने जब मुझसे पूछा कि क्या हुआ, मैंने चिल्लाया क्यों, तो मैंने पहले दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने घर वालों को ये बात बताई थी मगर किसी ने यकीन नहीं की। सबने एक ही बात कहा कि बुरा सपना देखी होगी तूने। मेरी ये छोटी सी घटना जो मेरे बचपन में घटी थी। अब आती हूँ दूसरे एक्सपीरियंस पे। जब मैं क्लास 7-8 में थी, ये तब की बात है। हुआ कुछ ऐसा था कि ठंडियों का मौसम चल रहा था। जनवरी का महीना था। हमारे आसाम में जनवरी के महीने में भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है। रात को तो कोहरा हर जगह दिखाई देता है और वो कोहरा इतना ज़्यादा होता है कि मानो आप बगल वाले इंसान को ही बिल्कुल ठीक से नहीं देख पाओ। एक शाम मैं प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने गई थी। मेरा जो सर था ट्यूशन का, वो बहुत टाइम तक पढ़ाता था। तो पढ़ाते पढ़ाते रात के 9:30 हो गए। सर ने जब घड़ी देखी तो मुझे छुट्टी दे दी और मुझे घर तक छोड़ने की बात भी पूछी। मगर मेरा घर ट्यूशन क्लासेस से ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैंने सर से मना कर दिया। मैंने सर से कहा कि मैं खुद ही चले जाऊंगी। सर ने भी कुछ नहीं बोला। आपको बता दूं, मेरे सर का घर कॉलोनी के बड़े रास्ते से होकर एक गली क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो मैंने जब सर का घर छोड़ा या फिर सर के घर से निकली तो गली क्रॉस कर ही रही थी। तब मैंने देखा कि मेरी माँ गली के आधे रास्ते तक आई और मुझे देखते ही वापस जाने लगी। मुझे लगा कि मेरे लेट होने की वजह से शायद मेरी माँ यहाँ मुझे लेने आई होगी। मैंने माँ को देखते ही आवाज़ लगाई कि माँ रुक जाओ, माँ मैं भी आ रही हूँ। लेकिन माँ तो मेरी रुक ही नहीं रही थी और वो चलने की बजाय अब दौड़ रही थी। मुझे देखकर ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ ने मुझे नहीं बल्कि किसी भूत को देख लिया है। मैं पीछे से आवाज़ देते रही लेकिन माँ रुकने का नाम ही नहीं ली। एक बात ये भी बता दूं कि उस गली के ख़त्म होते ही साइड में एक बड़ा सा जामुन का पेड़ भी था और माँ मेरी उस पेड़ तक आके पता नहीं कहीं गायब हो गई। मैंने दौड़ते हुए जब गली क्रॉस की तब मम्मी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, सिर्फ वहाँ पर लैंप पोस्ट की बत्तियाँ जल रही थीं। मैंने एक दौड़ लगाई और सीधा अपने घर जाकर ही रुकी। तो मम्मी को कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे बहुत सारे, और मम्मी उन लोगों को अटेंड कर रही थी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि रास्ते पे मैंने जिनको देखा था वो मेरी माँ नहीं थी। फिर वो गेस्ट जाने के बाद मैंने मम्मी से पूछा कि माँ आप थोड़ी देर पहले गई थी क्या बाहर कहीं मुझे ढूंढने या सर के पास? तब मम्मी बोली नहीं, मैं तो कहीं नहीं गई, लेकिन तू ऐसा क्यों पूछ रही है? फिर वो कहने लगी कि तुझे कोई छोड़ने आया था क्या? मैंने बोला कि नहीं, कोई भी नहीं, मैं खुद अकेली ही आई हूँ। लेकिन उस गली में मैंने आपको देखा था, आप मुझे देखते ही भागने लगे। तो मम्मी ने कहा कि मैं कहीं गई ही नहीं वहाँ। तो फिर तूने किसको देखा? और मम्मी की बात सुन के भी समझ में आ रहा था। फिर वो कहने लगी आज के बाद कभी लेट हो तो तू सर को बोलना कि गली क्रॉस करके तुझे छोड़ने के लिए। लेकिन फिर भी मम्मी ने मुझे उस रात डिनर नहीं दी। नॉनवेज था डिनर में इसलिए। नेक्स्ट डे फिर मम्मी ने एक अंकल को ये सारी बात बताई। वो अंकल ऐसे ही भूत और ये सब का झाड़ फूक करते थे। तो उस अंकल ने कहा कि बच्ची डरी नहीं है बिल्कुल भी। वो एक भटकती हुई आत्मा थी जो अपने रास्ते से जा रही थी और ऐसे ही कभी किसी को भी नज़र आ जाती है। मगर अच्छी बात यह है कि आपकी बेटी बिल्कुल डरी नहीं और वो उसे अपनी माँ समझने लगी। अगर डरती तो शायद कुछ गलत हो जाता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।